नमस्कार, मैं विनीता चतुर्वेदी स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे शो भारत मंच पर। आज जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है यूसीसी। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे सामान्य नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि यूसीसी आखिर होता क्या है। देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून, फिर चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या फिर समुदाय का क्यों ना हो। आज इसी विषय में और गहराई से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ 24 के एमपीसीजी हेड अभिलाष मिश्रा जी। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया विनीता। सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि यूसीसी आखिर होता क्या है, इसके बारे में दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, किसी भी देश में जब संविधान लिखा जाता है तो वहाँ पर आमतौर पर जिस लोकतांत्रिक जब भी कोई देश होता है तो उसमें जो सबसे बड़ी व्यवस्था बनाई जाती है वो नागरिकों को समान अधिकार और उनके रहने जीवन शैली की समान व्यवस्थाएं बनाने की होती है। लेकिन चूंकि भारत, आप जानते हैं, विविधताओं से बड़ा भरा हुआ देश था, वहाँ पर उस वक्त ये सब लाना बहुत आसान नहीं था और उस वक्त चुनौतियाँ बहुत अलग थी जब संविधान का निर्माण हो रहा था। तो हमारे आर्टिकल 44 में बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि हम कोशिश करेंगे कि हम नागरिकों को समान अधिकार भी दें और उनके जीवन शैली की समान व्यवस्थाएं भी बनाएं। अधिकार तो संविधान ने दे दिए थे, पर ये जो जीवन शैली की समान व्यवस्थाएं बनाना है ये इसलिए मुश्किल था क्योंकि भारत में कहीं आदिवासी हैं, कहीं मुस्लिम हैं, कहीं हिंदू हैं। हिंदुओं में भी पहाड़ी हिंदुओं का कल्चर अलग है, जो हिंदू मैदानी इलाकों में है उनका अलग है, जो दक्षिण इलाके के हिंदू हैं उनका कल्चर अलग है। तो इस तरह से बहुत विविधता थी। तो ये बड़ा टास्क इसको कोई करना नहीं चाहता था, इसको किया भी नहीं गया और ज़रूरत भी उतनी महसूस नहीं की गई। पर हालिया पॉलिटिकल जो इरा चल रहा है इसमें इसकी ज़रूरत महसूस की गई। आपको याद होगा कि एक लॉ कमीशन भी बना था और उससे पूछा गया कि इसकी ज़रूरत है या नहीं, उसकी रिपोर्ट्स भी सामने आई। लेकिन अब सरकार ने इस पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। ये बीजेपी के लिए एक पॉलिटिकल मुद्दा भी रहा है। बीजेपी के जो 4-5 बड़े इश्यूज थे जिनको लेकर पॉलिटिकल पार्टी पूरी खड़ी हुई, जिसमें राम मंदिर था, 370 था, उसमें यूसीसी भी था। तो एक एक कर बीजेपी अपने वो टारगेट जो है वो अचीव कर रही है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में इसलिए है कि एक समान देश में अगर समानता लानी है, लोगों को अगर हम समान अधिकार दे रहे हैं तो उनकी जीवन शैली में भी हम समानता लाएं। ये दरअसल इसलिए भी ज़रूरी होता है विनीता कि अगर आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर किसी एक वर्ग को छूट दे दें कि आप ऐसा कीजिए और किसी एक वर्ग से कहें कि आप ऐसा मत कीजिए, तो उसके मन में गलत भावना आती है, वो विद्वेष आता है कि हमारे लिए दिक्कतें क्यों हैं, हम क्यों नहीं ये कर सकते। अगर हमारे लिए जुर्म है, हमारे लिए गुनाह है, हमारे लिए रोक है, तो इनको क्यों है। तो एक जब सामाजिक ढांचे में आप रहते हैं तो आपको सभी को सेटिस्फाई करना होता है। तो यूसीसी बेसिकली नागरिकों के बीच में समानता पैदा करने की एक कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, पर इसके पीछे की सोच यही है जो आज के लोगों ने नहीं रखी। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में बहुत स्पष्ट उल्लेख है। तो ये तभी से जरूरत थी, लेकिन अब इसे क्रियान्वित किया जा रहा है, इस पर एग्जीक्यूशन किया जा रहा है। सर, अगर यूसीसी लागू होता है तो इससे पूरे देश पर क्या असर होगा? बहुत असर होगा। देश के सामाजिक ताने बाने पर बहुत असर होगा विनीता। मैं अपने दर्शकों को और आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा असर इस पर जिन पर होगा वो हैं पूरे देश की महिलाएं। ये बात देखिए, बहुत बारीक बात है। अभी लोग यूसीसी को किसी जाति और किसी धर्म के विरोध के तौर पर, किसी के फेवर के तौर पर देखते हैं, पर ज़्यादातर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे आदिवासी, इसमें बहुत सारे सामाजिक रीति रिवाजों के नाम पर महिलाओं से, ख़ास तौर से आधी आबादी के खिलाफ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा था। चाहे वो 3 तलाक की बात हो, चाहे वो बहुप्रथा विवाह की बात हो, या इस तरह की कई चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं को आप देखेंगे इफेक्ट कर रहे थे। तो इसके आने से लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो वो हर वर्ग की महिलाओं को होगा, क्योंकि इसमें सामाजिक ढांचे में आपने देखा होगा कि अगर बच्चों को विरासत में कहीं ज़मीन जायदाद या संपत्ति दी जाती है तो कई वर्गों में ये व्यवस्था है कि बेटी को नहीं दी जाती, बेटी वहाँ पर वंचित रह जाती है। शादियों के मामलों में आप देखिए, लड़कों की को ज़्यादा आज़ादी है, वहाँ पर बेटियाँ पीछे रह जाती हैं। तो बेटियों को जब ये लॉन्ग टर्म में एग्जीक्यूट हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा फायदा इसका, चाहे मुस्लिम वर्ग में हो, हिंदू वर्ग में हो, जैन, सिख, किसी भी वर्ग में हो, वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा इसमें महिलाओं को होगा, पहली चीज़।
दूसरा सामाजिक ताना बाना जो हमारा है उस पर बहुत असर पड़ेगा। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जब आप अपनी जीवन शैली, जीवन पद्धति और अपने सामाजिक सरोकारों को बदल लेते हैं तो आने वाले समय में इससे आपके पूरे धार्मिक क्रियाकलापों पर बहुत असर पड़ जाता है। जब 3 तलाक नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है फिर एक फैमिली रहा करेगी, एक फैमिली होगी तो बच्चे लिमिटेड होंगे, बच्चे लिमिटेड होंगे तो उनकी डेमोग्राफी, उनकी टोपोग्राफी, उस क्षेत्र की हर चीज़ लॉन्ग टर्म में इस यूसीसी के एक फैसले से जुड़ी हुई है। ये धीरे धीरे असर करने वाला फैसला होगा, धीरे धीरे इसका असर देखने को मिलेगा। और जहाँ तक मैं अपनी राजनीतिक सोच से समझ सकता हूँ, जितनी मेरी सामाजिक समझ है, कि ये लॉन्ग टर्म में देश के लिए अच्छा ही होगा, दूसरे वर्गों के लिए भी अच्छा होगा। यूसीसी अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य में अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र के तौर तो 193 देश कुल हैं। हालांकि सिर्फ 8-9 देशों में इसे मान्यता मिली हुई है। अमेरिका है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, इस तरह के 8-9 देशों में इसे लागू किया गया है। भारत अब एक बड़ा देश है जो इसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। और भारत जैसे देश में विरोधाभास ये है कि कहा जाता है कि इसकी ज़रूरत क्या है। जहाँ विविधता है वहीं तो एकता लाने की ज़रूरत है। जहाँ एक ही वर्ग के लोग रह रहे हैं, एक ही जीवन शैली को फॉलो कर रहे हैं, अगर कोई किसाई डोमिनेटेड कंट्री है तो वहाँ तो एक ही फलसफा चल रहा है, एक ही कल्चर चल रहा है, तो वहाँ उतनी ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे भी समझिए, लोग कहते हैं कि यहाँ अलग अलग लोग रहते हैं, आप यूसीसी क्यों लाना चाहते हैं? इसीलिए लाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ अलग अलग लोग रहते हैं, जीवन शैली अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है, उसमें समानता आए, महिलाओं को समान अधिकार मिले। ऐसा ना हो कि एक आदमी को एक काम करने पर आप जेल डाल रहे हैं। अगर दूसरी शादी कोई हिंदू पुरुष कर लेता है उसको जेल हो जाएगी अगर उसकी शिकायत होती है, और वहीं मुस्लिम पुरुष कर रहा है 3 शादी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तमाम विरोधाभास समाज के अंदर जो पैदा हुए थे उन्हें पाटने के लिए और लोगों के बीच में समानता लाने की इसमें एक महत्वपूर्ण कोशिश है। ये एग्जीक्यूशन कितना होगा ये अभी वक्त बताएगा। सर, उत्तराखंड में 85% जो जनसंख्या है वो हिंदुओं की है, तो क्या यही कारण है कि वहां पे यूसीसी जब लागू हुआ तो उससे किसी को कोई परेशानी नहीं हुई? बिल्कुल, देखिए आपने अच्छा सवाल किया। जो बीजेपी या केंद्र सरकार, एनडीए नीति सरकार जो इसको है उसको लेकर आ रही है, तो आपने देखा होगा कि पीएम मोदी का विजन बहुत क्लियर है। बीजेपी का खास तौर से मैं कहूँ, जो उसके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्टेड ड्रीम्स हैं, जो उसके टारगेट हैं, जो उसके गोल्स हैं, उसको पूरा करने के लिए बीजेपी एक खास रणनीति का इस्तेमाल करती है। उस रणनीति को अगर हम कहें पॉलिटिकल भाषा में तो थ्रो एंड टेस्ट। आप उस मुद्दे को हवा में उछालिए, जनता के बीच फेंकिए और फिर देखिए कि उसका कितना रिएक्शन हो रहा है, उस पर क्या लोग बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या उसका कोई दूरगामी परिणाम हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। अगर वो चीज़ कंट्रोलेबल है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, देन यू कैन एग्जीक्यूट इट। तो इसे उत्तराखंड से ही क्यों लागू किया गया, जो आपने कहा, क्योंकि वहां पर जनसंख्या का अनुपात ऐसा है कि वो बीजेपी को या इस यूसीसी को फेवर कर जाएगा। वहां बहुत ज़्यादा विरोधाभास देखने को नहीं मिलेगा। इससे पहले गोवा में यूसीसी लागू है, लेकिन गोवा को आपको पता है पुर्तगाली के समय में 1870 बहुत पहले से जब से उनका राज था तो उसे लागू कर दिया गया था। गोवा चूंकि बहुत छोटा सा राज्य है तो वहाँ इतने सालों से है तो वो चीज़ें चलती आ रही हैं, पर उत्तराखंड में ला करके एक टेस्ट किया गया है क्योंकि वहाँ हिंदू बाहुल्यता है। अगर वहाँ पर विरोध के सुर उठे भी तो बहुत कमज़ोर होंगे, और एक टेस्ट कर लिया गया है, पता चल जाएगा कि कितना विरोध हो रहा है, उसके लिए कितनी तैयारी करनी है। तो अमूमन आप देखिए, राम मंदिर का मुद्दा था, 370 का मुद्दा था, इसे लागू करने से पहले बहुत दिनों पहले ही इसे पब्लिक डोमेन में फेंक दिया गया था, बता दिया गया था हम ऐसा करेंगे, ताकि रिएक्शंस देख लिए जाएं, नफ़ा नुकसान तय कर लिया जाए, तैयारी कर ली जाए कि अच्छा ये हो सकता है, विरोध हो सकता है, प्रदर्शन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो वहाँ पर लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये तमाम बीजेपी की स्ट्रेटजी का हिस्सा है और बीजेपी अपनी उस स्ट्रेटजी में यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करवाने में कामयाब हुई है। और अब बीजेपी के लिए एक रास्ता क्लियर हो गया है। और आप देखिए, ये रिस्पेक्टिवली जहाँ जहाँ हिंदू बाहुल ज़्यादा क्षेत्र है, जहाँ रेशियो ज़्यादा है हिंदुओं का, उन स्टेट में धीरे धीरे ये लागू होगा। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में कहा गया है कि हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं, राजस्थान में कहा गया हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर इस पर आगे बढ़ने की बात कही गई है। कुछ लोग इसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, कुछ लोग डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देश उस दिशा में बढ़ रहा है। अगर इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार फिर से आती है, पीएम मोदी फिर से प्राइम मिनिस्टर रहते हैं और कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता, तो अगले 5 सालों में कई और राज्यों में यूसीसी जो है वो लागू हो जाएगा। और ख़ास बात यह है कि चूँकि ये केंद्र का मामला नहीं है, जो नागरिक हैं उनकी जीवन शैली उसमें कुछ दुविधाएं भी हैं,
तो इसीलिए राज्यों के जरिए केंद्र इसे पूरा करना चाहती है। तो सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी जो कि 2018 में आई थी, तो उसको लाने के पीछे क्या वजह थी? उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो यूसीसी है वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। बिल्कुल, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए वो बिल्कुल लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी और लॉ कमीशन ने कहा था कि ना तो इसकी ज़रूरत है, ना ही इसको लागू किया जाने के का कोई दबाव है इस वक्त। ऐसी कहीं कोई इसको लेकर के नेसेसिटी नज़र नहीं आती। लेकिन उसी रिपोर्ट में विनीता, जो जिन्होंने उस रिपोर्ट को पढ़ा होगा, उन्होंने एक उसी लाइन के नीचे एक लाइन लिखी थी और वो जो लाइन थी वो इस यूसीसी को लाने का बेस बनती है। उन्होंने उस लाइन में, उस रिपोर्ट में अपनी ये साफ तौर पर कहा है, उस आयोग ने, उसने कहा है कि देश में नागरिकों के जीवन स्तर में समानता लाने की कोशिश की जानी चाहिए। यूसीसी लाने की जरूरत नहीं है, अभी अनिवार्यता नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा कदम उठाना जरूरी है जिसमें देश के नागरिकों के जीवन शैली का जो अंतर है उससे पाटा जा सके। तो कोई विकल्प तलाशा जा सकता था। केंद्र सरकार के पास ये ऑप्शन मौजूद था कि कुछ यूसीसी की बजाय कुछ और रास्ते, जैसे ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया, उस दिशा में उठाया हुआ एक कदम था, यूसीसी के बिना किया गया। तो एक इस तरह के कुछ और कदम उठा करके जो नागरिक जो अधिकार हैं उनके बीच के गैप को कम किया जा सकता था। लेकिन केंद्र सरकार को चूंकि लगा कि इसे धीरे धीरे करेंगे तो बहुत वक्त लगेगा, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। और दूसरा ये, और एक जो चीज़ है यूसीसी, वो एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड इशू भी है बीजेपी के लिए। उसे ला करके बीजेपी कहीं ना कहीं उसका पॉलिटिकल गेन भी लेगी। तो अगर एक एक करके चीज़ों को ख़त्म करेंगे तो लंबा वक्त लगेगा, वो फ़ायदा जो मिल सकता है केंद्र सरकार को, बीजेपी को, वो नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन लेते हुए सीधे यूसीसी को लाने की तरफ बढ़ गए हैं। और आपने देखा होगा 2018 में ये डिसीजन आया, ये ऑर्डर आया कमीशन का, लॉ कमीशन का। लेकिन 2018 से पहले भी, 18 में भी और उसके बाद में भी, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे राजनाथ जी हो, चाहे पीएम मोदी हो, यूसीसी के फेवर में बयान दे रहे थे। मतलब बीजेपी का माइंडसेट क्लियर था कि हमें लाना है, लेकिन कुछ बड़े कदम उठाने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं। और जो आयोग की रिपोर्ट है उसकी 2 लाइनें तो सभी ने हाईलाइट की कि इसकी ज़रूरत नहीं है इस वक्त देश को यूसीसी लागू करने की। लेकिन उसके नीचे की जो 2 लाइन थी जिस पर बेस बना करके आज ये काम हो रहा है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि नागरिकों के जीवन स्तर में, जीवन शैली में समानता लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश सरकार को करनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है अगर यूसीसी भारत देश में लागू हो जाता है तो इसके पीछे क्या चुनौतियां रहेंगी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यूसीसी को लाने के पीछे की मंशा जितनी अच्छी है, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। भारत में विविधता है, भारत में सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक जाति, एक धर्म के लोग हैं। सबसे पहले जो इसको जिस तरह से पेश किया जा रहा है कि इस्लाम या मुस्लिम जो पक्ष है वो सबसे ज़्यादा इसका विरोध कर रहा है, उसके पीछे वजह भी है। शरीयत के हिसाब से इस्लाम के को मानने वाले लोग उसे फॉलो करते हैं, अपने हिसाब से सामाजिक सरोकारों में वो रहते हैं, चाहे वो एक से ज़्यादा शादियां हों, चाहे वो दत्तक पुत्र का अधिकार हो, चाहे वसीयत का अधिकार हो, वो तमाम चीज़ें अपने लॉ के हिसाब से करते हैं, जो उनका धार्मिक नियम कानून है जिसे शरीयत कहा जाता है। वो नहीं चाहेंगे किसी भी तरीके से कि कोई दूसरे तरीके का कानून उनके ऊपर थोपा जाए। और बड़ी आबादी मुस्लिम वर्ग की है जो इसकी मुखालफत कर रही है। ट्रिपल तलाक में महिलाओं का समर्थन मिल गया, इसलिए वो मामला चल गया। लेकिन इस मामले में चूंकि आप जानते हैं कि महिलाएं भी, उनको भी लगेगा कि हमारी शरीयत में दखल दिया जा रहा है, तो इस मामले में जो सरकार का पक्ष है उसे मुस्लिम महिलाओं का भी फेवर मिले, इसमें बड़ी, अभी इसको कहना बिल्कुल मुश्किल है कि वो मिलेगा। इसके अलावा सिर्फ मुस्लिमों से को दिक्कत हो, इससे ऐसा नहीं है। एक बड़ा वर्ग देश का है, वो आदिवासी वर्ग है। आदिवासियों में देखिए, आपको बताऊं कि मुस्लिम वर्ग में तो फिर भी एक सी शरीयत है, एक ही शरीयत को सब फॉलो कर रहे हैं। आदिवासियों को लेकर आपको बताता हूँ, नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों के अलग नियम है, वो अपने नियम से चलते हैं। झारखंड में आपको मैं बताऊं कि एक अलग से अदालत बनी हुई है। जब उनके यहाँ कोई वसीयत का मामला होता है, कोई विवाह का मामला होता है, कोई आपसी लड़ाई होती है, इस अदालत को अभी 2018 में ही बनाया गया है। वो पंचायत बैठाते हैं अपने आदिवासी, अपने लोगों की, उस पंचायत में बैठकर वो डिसीजन करते हैं। गांव के आदिवासियों के ही 3 लीडर मिलकर के सरपंच की या जजेस की भूमिका निभाते हैं, और वो जो डिसीजन कर लेते हैं उस डिसीजन को वो एसडीएम कार्यालय पहुंचा देते हैं कि हमने ये डिसीजन कर लिया, ये मान्य करना है आपको, आप रख लीजिए इसको।
मतलब उनकी अपनी अदालतें चल रही हैं हर मामले में, चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो, उनका आर्थिक भी कोई विवाद है, कोई खेत में लड़ गया, कोई किराएदार का विवाद है, कोई शादी का विवाद है, वो अपनी अदालत में निपटाते हैं। इसे हमारे बाकायदा कानून में अधिकार मिला हुआ है। अब आप उनसे कहेंगे कि नहीं, आप आदिवासी जो हैं वो भी कोर्ट में आएंगे किसी भी छोटे मोटे मुद्दे के लिए, मुस्लिम भी कोर्ट में आएंगे छोटे मोटे मुद्दों के लिए, तो उनकी जो बनी बनाई सालों से सदियों से व्यवस्था जो बनी हुई थी वो टूट जाएगी। और कोई भी समाज अपने बुनियाद को दरकते देखना नहीं चाहता, और जब बुनियाद दरकेगी तो उसका विरोध होगा। और विरोध मुस्लिम पक्ष का हो तो बीजेपी सहन भी कर सकती है, क्योंकि मोटे तौर पर यह माना जाता है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट ये पक्ष बीजेपी को पॉलिटिकली नहीं करता था। लेकिन अगर आदिवासी भी विरोध में आ जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। ये तो मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट का बताया। आपको याद होगा पहाड़ों की कई जगह पर आदिवासियों में बहु विवाह की प्रथा है, एक से ज़्यादा शादियां वो करते हैं, उसके अपने उनके रीजंस हैं, वो वैलिड कारण देते हैं। पहाड़ों की अगर मैं बात करूं, जहां पहाड़ों में बड़े दुर्गम जिंदगी होती है, तो वहां वह बहु विवाह प्रथा है, और उसको जस्टिफाई ये कहकर किया जाता है कि वहां पर ज़मीन चूंकि बहुत कम होती है पहाड़ों में खेती योग्य, अगर एक परिवार में 3 बेटे हैं, 3 बेटे अगर शादी करते हैं तो उनके 2-2 बच्चे हो गए, तो वो छोटी सी जमीन का टुकड़ा बढ़ते बढ़ते 2-4-10 फुट का बचेगा। इसलिए वहां एक महिला से 2 भाई मिलकर शादी कर लेते थे। यह विवाह वहां सदियों से प्रथा चली आ रही है, ताकि वो घर की संपत्ति का बंटवारा ना हो। अब यह व्यवस्था अगर टूटेगी तो उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी इसका असर पड़ेगा। तो बहुत दूरगामी चुनौतियां हैं, बहुत दूरगामी इसके परिणाम होने हैं, और सरकार को इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है ये देखना है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जब सरकार कोई चीज़ चाह लेती है तो वो कर लेती है। दिक्कतें होती हैं, उन्हें सामाजिक जो लोग हैं उनको परेशानियाँ होती हैं, जो संबंधित लोग हैं उन्हें दिक्कतें होती हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको याद होगा, अब से कुछ साल पहले जब इस्लामिक आतंकवाद की घटनाएं देश में बहुत बढ़ रही थी, दुनिया में बहुत बढ़ रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने एक दिन में फैसला लिया कि यहाँ पर नकाब या बुर्का बैन होगा। ऑस्ट्रेलिया में इसका बड़ा विरोध हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कहा यह बैन होगा, जिसे मानना है वो यहाँ रहे, जिसे नहीं मानना है देश छोड़कर चला जाए। 3 दिन में विरोध खत्म हुआ, और रातों रात इतना बड़ा फैसला जो कि लगभग नामुमकिन माना जा रहा था वो एग्जीक्यूट हो गया। तो सरकारें अगर अपनी पर आ जाती हैं तो देखिए बड़े से बड़े फैसले हो जाते हैं। लेकिन देश में चूंकि लोकतांत्रिक सरकारों का ये नियम भी है, उनका कर्तव्य भी है कि लोगों को जनभावनाओं को समझते हुए डिसीजन लें। इसलिए चुनौतियां बड़ी हैं। सरकार करना चाहे तो कर सकती है, पर लोगों को नाराज करके करने में बहुत नुकसान हो सकता है। तो क्या बीजेपी वो स्टेक लगाएगी अपना वहाँ, या बीजेपी धीरे 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 इस मुद्दे को भी पकाएगी, जो कि उसकी स्टाइल है काम करने की। और जब लोगों की मनोदशा हो जाएगी कि यार अब तो ये लागू ही होगा, अब तो ठीक है, अब करना ही पड़ेगा, अब क्या इसमें विरोध करना है, धीरे धीरे करके बीजेपी बड़े मुद्दों को सॉल्व करती है। हो सकता है वो इस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो सर, जैसे कि अभी आपने बताया था कि हमारे जो देश है वो विभिन्न जनजातियों से भरा है, तो अगर यूसीसी हमारे भारत देश में लागू होता है तो इसके पीछे क्या व्यवहारिकता है इसकी? व्यवहारिकता इसलिए भी है क्योंकि एक ज़माना था जब हमारे देश के अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग यहाँ नॉर्थ तक नहीं आ पाते थे। वो हमारे साउथ तक की तो बात दूर सी है। पहाड़ों के लोग नीचे मैदानी इलाकों के लोगों से नहीं मिलते थे। अब देखिए, अब पूरी दुनिया सिकुड़ रही है, सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। देश में भी अब वो जनजातियों की जो दूरी थी, जो सामाजिक समूहों की दूरी थी, वो ख़त्म हो गई है। अब एक पहाड़ की रहने वाली लड़की किसी साउथ में जाकर के शादी कर लेती है, कोई मध्य भारत का लड़का किसी नॉर्थ ईस्ट की लड़की से शादी कर लेता है। तो अब जो कल्चरल डिफरेंसेस, जो दीवारें थी, वो ख़त्म हो रही हैं और उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, इसे भी समझना होगा, प्रैक्टिकलिटी है ये। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, अब लोग इसको कर रहे हैं। पहले जाति प्रथा कितना बड़ा नुकसान देती थी, वो शादी टूट जाती थी। अब मोटे तौर पर यह माना जाता है कि लोगों ने महसूस कर लिया है कि ठीक है, जाति से इतना दिक्कत नहीं है। अब सामान्य घरों में भी अगर कोई अंतरजातीय विवाह करता है तो उसे थोड़े बहुत विरोध के बाद एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो जब सामाजिक ताना बाना बदल रहा है, जब हिंदुओं में एक सो कॉल्ड अपर क्लास की लड़की सो कॉल्ड नीचे की क्लास के लड़के से शादी कर रही है और वो आम चीज़ हो गई है, तो फिर इनके बीच के जो सामाजिक स्टाइल है रहने का, तरीका है जो जीवन शैली का, उसे बनाए रखना कहीं से बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगता। और अगर देश में नागरिकों में एक समान नागरिकता संहिता आती है तो इसका फ़ायदा देश को आगे आने वाली टर्म में मिलेगा।
आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा, क्योंकि वो जब देखेंगे कि यहाँ अगर हमने ये गलत काम किया तो हमें ये सज़ा मिली, तो दूसरे वर्ग का आदमी भी सोचेगा कि मुझे भी सज़ा मिलेगी। अभी वो उसको पता है कि ये इनके लिए जुर्म होगा, मेरे लिए तो इजाज़त है, मैं कर सकता हूँ। आदिवासियों को पता है कि मैं 2 शादी कर सकता हूँ, 3 शादी कर सकता हूँ, लेकिन वहीं एक कोई ब्राह्मण का लड़के ने अगर दूसरी शादी कर ली तो वो जेल जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अगर विरासत की बात की जाए तो किसी की बेटी को कोई जानता है कि मेरे अगर 2 बेटे हैं और 1 बेटी है तो मुझे बेटी को हिस्सा नहीं देना है, लेकिन अब अगर ऐसा होगा तो लोगों को ये मनोधारणा बनानी पड़ेगी कि अगर मेरे 3 बच्चे हैं, 3 संतान हैं, तो मुझे तीसरी बेटी को भी हिस्सा देना ही है इसमें। तो कुछ चीज़ें मुस्लिम जो समाज है उसमें कमियां हैं, उनमें सुधार आएगा, कुछ हिंदू समाज की कमियों में सुधार आएगा। तो ये इसको हम देखें तो ये कुछ ना कुछ सुधारात्मक चीज़ें हो रही हैं। हाँ, इसका विरोध ज़रूर होगा, भावनात्मक तौर पर नुकसान होगा, लेकिन अगर मैं देश में भविष्य के तौर पर देखता हूँ तो मुझे इसमें सिर्फ फ़ायदा नज़र आता है। अभिलाष जी के जरिए हमें बहुत सारे सवालों के जवाब बहुत ही विस्तार से जानने को मिले। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहें आइज़ोम्स न्यूज़। धन्यवाद।